बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए समाअत फरमाइए दिलेर मुजरिम का पार्ट 6। लीजिए शुरू कर रहा हूँ हिस्सा दिलेर मुजरिम का इब्ने सफ़ी साहब का पार्ट 6। फरीदी ने बौखला कर कहना शुरू किया, लेकिन तुमने अभी मेरे सामने इकबाल जुर्म किया है। तुम कातिल हो। हकलाओ नहीं प्यारे, सलीम बेसाख्ता हंसता हुआ बोला। तो मैं एक बार फिर इकबाल जुर्म कर रहा हूँ कि मैंने इस शौकत को कत्ल करने या कराने की कोशिश की थी। मैंने ही नेपाली को भी कत्ल किया था। मैंने ही तुम पर गोलियाँ बरसाई थी। लेकिन फिर क्या, तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं तालीम याफ्ता खिताब याफ्ता ख़ानदान का फ़र्द हूँ, राज रूपनगर का होने वाला नवाब। तुम्हारी बकवास पर किसको यकीन आएगा? बहुत अच्छे बरखुरदार, फरीदी ने हंसते हुए कहा। बहुत अक्लमंद हो, लेकिन वाज़ेह रहे कि अब तुमने जो इकबाल जुर्म किया है वो पागल प्रोफेसर के सामने नहीं बल्कि महकमे सुराग रसानी के इंस्पेक्टर फरीदी के सामने किया। तो फिर इससे क्या? मैं 1000 मरतबा इकबाल जुर्म कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हम दोनों के सिवा और कौन है? कहो तो एक बार फिर दोहरा दूँ? सलीम ने खैखा लगा कर कहा। बस बस काफ़ी है, फरीदी ने जली हुई सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए कहा। तुम फरीदी को नहीं जानते, इधर देखो इस अलमारी में। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई देता। ठहरो, मैं मोमबत्ती उठा लाता हूँ। देखो बेटा सलीम, ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर ट्रांसमीटर है और अभी हाल ही की ईजाद है। एक मुख्तसर सी बैटरी उसे जलाने के लिए काफ़ी होती है। क्या समझे, इसके ज़रिए तुम्हारी आवाज़ें महकमे सुराग रसानी के दफ्तर तक पहुंच रही होंगी और इनका बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं अच्छी तरह जानना चाहता था कि तुम मामूली जहानत के मुजरिम नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही इसका इंतज़ाम कर लिया था। अब कहो कौन जीता? फरीदी ने खैखा लगाया और सलीम निडाल होकर रह गया। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। इसे अपना दिल सर के इस हिस्से में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था जहाँ चोट लगी थी, लेकिन इसके जहर ने अभी तक शिकस्त कबूल ना की थी। इसने सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा इसके करीब ही पड़ा हुआ था। इसने फरीदी की नज़रें बचाकर, जो नहायत इत्मीनान से दूरबीन पर झुका हुआ था, इसे पैर से आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचना शुरू किया। अब सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा रस्सी के एक पल से लगा हुआ इसे आहिस्ता आहिस्ता जला रहा था। सलीम ने अपने दोनों रस्सी की कुर्सी के सामने कर लिए। रस्सी खुश्क थी या सलीम की तकदीर आवर थी। आग अपना काम कर रही थी। फरीदी बदस्तूर दूरबीन पर झुका हुआ था। दफ्तर सलीम सोफे समेत दूसरी तरफ पलट गया। फरीदी चौंक कर इसकी तरफ झपटा, लेकिन खबल इसकी हैरत ज़्यादा फरीदी की कुछ कर सके। सलीम रस्सी के बलों से आज़ाद हो चुका था। फरीदी इस पर टूट पड़ा, लेकिन सलीम को ज़ेर करना आसान काम ना था। थोड़ी देर बाद दोनों गुत्तम गुत्ता हुए हाँफ रहे थे। सलीम को सुस्त पाकर फरीदी की जेब से पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया, लेकिन सलीम ने इस फुर्ती के साथ इससे पिस्तौल छीन लिया जैसे वो इसका मुंतज़र था। इसी कश्मकश में पिस्तौल चल गया। फरीदी ने चीख मारी और गिरते गिरते इसका सर दूरबीन से टकरा गया। वो बेहसो हरकत ज़मीन पर औंधा पड़ा था। सलीम खड़ा हाँफ रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। दफ्तर और ट्रांसपोर्टर के सामने खड़ा होकर बुरी तरह खांसने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे इस पर खांसियों का दौरा पड़ा हो। फिर वो भरी आवाज़ में बोलने लगा, मैं इंस्पेक्टर फरीदी बोल रहा हूँ। अभी सलीम मेरी गिरफ्त से निकल गया था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने इसके पैर पर गोली मार दी। अब वो फिर मेरी कैद में है। मैं इसे पुलिस के सुपुर्द करने जा रहा हूँ। बखिया रिपोर्ट कल 8 बजे सुबह। अब सलीम ने ट्रांसमीटर का तार बैटरी से अलग कर दिया। इसके पुर्जे उधर उधर कर दिए गए। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करता हुआ नीचे उतर रहा था। खौफनाक लम्हा। इंस्पेक्टर फरीदी ने अपनी मौत की खबर साला कराने में बहुत बड़ी एहतियात से काम लिया था। राजरूपनगर जंगलों में
दुश्मन से मुकाबला करते वक्त अचानक इसके जहन में एक तदबीर आई थी। वो खामखा इस तरह चीख कर भागा था जैसे वो ज़ख्मी हो गया है। वो अस्पताल वहाँ चीफ इंस्पेक्टर को बुलवा कर इसे सारे हालात बताए, इससे मदद मांगी। ये चीज़ थी। चीफ इंस्पेक्टर ने पुलिस कमिश्नर से मशवरा करके पुलिस हॉस्पिटल के इंचार्ज सब मामला तय कर लिए, लेकिन इसे ये ना बताया गया कि ड्रामा खेलने का मकसद क्या है। सुल अस्पताल से खुफिया तौर पर एक लाश हासिल की गई। इस पर फरीदी का मेकअप किया गया। यही वजह थी कि सलीम आसानी से धोखा खा गया। इन सब बातों से फुर्सत पाने के बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने भेस बदल कर अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। तीसरे दिन अचानक कर्नल तिवारी के तबादले का हुक्म आ गया। इसे इतनी ही मदद मिल सकी थी कि इसने डॉक्टर तौसीफ को एक ख़त लिख दिया। इंस्पेक्टर फरीदी को अब इस वक्त तक सलीम पर शुबा था। इस तहकीकात का रुख ज़्यादातर प्रोफेसर ही की तरफ रहा। इस सिलसिले में इसे इस बात का इल्म हुआ कि सलीम प्रोफेसर को धोखा दे कर अपने आलाकार बनाए हुए हैं। प्रोफेसर के मुतालिक इसने एक बिल्कुल ही नई बात मालूम की जिसकी इत्तला सलीम को भी ना थी। वो ये कि प्रोफेसर नाजायज़ तौर पर कोकीन हासिल किया करता था। जिस तरीके से कोकीन इस तक पहुंचाया करती थी वो इंतहाई दिलचस्प था। इसे एक हफ्ते के अस्पताल के लिए कोकीन मिला करती थी। कोकीन फरोशों के गिरोह का एक आदमी हर हफ्ता एक पैकेट कोकीन इसके लिए लाकर पुरानी कोठरी के बागीचे में छुपा दिया करता था। वहीं इसके दाम भी रखे हुए मिल जाते थे। एक बार इसे मालियों ने टोका भी, लेकिन इसने इन्हें यह कहकर टाल दिया कि वो दवा के लिए बिरबा बोटी तलाश कर रहे हैं। फरीदी ने फ़िलहाल इस गिरोह को पकड़ने की कोशिश ना की, क्योंकि इसके सामने इससे भी ज़्यादा अहम मामला था। डॉक्टर शौकत के राजरूप नगर जाने से कबल एक दिन ही इसने कोठी के एक माली को भारी रकम देकर मिला लिया था। इसलिए कोठी के अफराद के मुतालिक सब कुछ जान लेने का भी कोई ख़ास वक्त ना हुई। ऑपरेशन वाली रात को सर्जन हमीद भी वहाँ आ गया। फरीदी ने इसे प्रोफेसर को बहला फुसला कर माली की झोंपड़ी तक लाने के लिए तैनात कर दिया। इसके लिए पूरी स्कीम पहले ही मुरतब हो चुकी थी। हमीद ने प्रोफेसर से कोकीन फरीशों के गिरोह के एक नुमाइंदे की हैसियत से मुलाकात की और इसे कोकीन देने का लालच दिलाकर माली के झोंपड़े तक लाया। यहाँ इसे कोकीन में कोई तेज़ किस्म की मुंशी चीज़ दी गई, जिसके असर से प्रोफेसर बहुत जल्द बेहोश हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने इसके कपड़े खुद पहन लिए और ट्रांसपोर्टर गोटरी में बांध कर झोंपड़े से निकल गया। झोंपड़े से बाहर जिसने उछल कूद मचाई थी वो इंस्पेक्टर फरीदी ही था। जब फरीदी को गए हुए काफ़ी अर्सा हो गया तो हमीद का दिल घबराने लगा। इसने सोचा कि कहीं कोई हादसा ना पेश आ गया हो। हर चंद के फरीदी ने इसे बेहोश प्रोफेसर को सोता छोड़कर कहीं जाने की इजाज़त ना दी थी, लेकिन इसका दिल ना माना। वो प्रोफेसर को सोता छोड़कर पुरानी कोठी की तरफ रवाना हो गया। मीनार में इस वक्त दाखिल हुआ जब सलीम जा चुका था। ट्रांसमीटर चूर चूर होकर फर्श पर बिखरा पड़ा हुआ था और फरीदी अभी तक इसी तरह पड़ा था। हमीद बदवक्त तमाम अपनी चीख रोक सका। इसने दौड़कर फरीदी को उठाने की कोशिश की। वो बेहोश था, बज़ाहिर कहीं को चोट ना मालूम हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो कराकर इसने करवट बदली। हमीद इसे हिलाने लगा। वो चौंक कर उठ बैठा। तुम? इसने आंखें मलते हुए कहा। वो मुर्दा कहाँ गया? वो मरदूद कहाँ गया? कौन? वही सलीम। फरीदी ने हाथ मलते हुए कहा। अफसोस, हाथ आकर निकल गया। फिर इसने जल्दी सारे वाक़यात बताए। इसने तो अपनी दानत में मार ही डाला था, फरीदी ने कहा, लेकिन जैसे ही इसने गोली चलाई मैंने फिर एक बार इसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बुरा हुआ इस दूरबीन का कि सब किया धीरा खाक में मिल गया। अगर मेरा सर इससे ना टकरा जाता तो मैंने पाला मार लिया होता। अरे इस ट्रांसमीटर को क्या हुआ? तोड़ दिया कमबख्त ने। ऐसा दिलेर मुजरिम आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। आइए तो चलें उसे तलाश करें, हमीद ने कहा। पागल हुए हो? अब तुम इसी गेट को भी नहीं पा सकते। वो मामूली जहानत का मुजरिम नहीं। फरीदी ने उठते हुए कहा। देखो ऑपरेशन क्या रहा। इसने दूरबीन के शीशे से आंख लगा दी। थोड़ी देर तक खामोश रहा। अरे, वो चौंक कर बोला, ये पाइप के सहारे ऊपर कौन चढ़ रहा है?
सलीम इसका क्या मतलब है? अरे वो तो खिड़की के करीब पहुंच गया। ये इसने जेब से क्या चीज़ निकाली है? ये नलकी कैसी? अरे वो गज़ब हो गया, वो नलकी को होंठों में दबा रहा है। क़त्ल क़त्ल हमीद। डॉक्टर शौकत इतनी खामोशी से कत्ल हो जाएगा कि इसके करीब खड़ी नर्स को भी इसकी खबर ना होगी। उसकी क्या किया जाए? जितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे वो अपना काम कर चुका होगा। कमबख्त पिस्तौल भी तो अपने साथ ले गया है। पिस्तौल मेरे पास है, हमीद ने कहा, लेकिन बेकार, इतनी दूर से पिस्तौल किस काम का? वो क्या किया जाए? इसकी नलकी में वो जहरीली सुई है, अभी वो एक फूंक मारेगा और वो सुई नलकी से निकलकर डॉक्टर शौकत के जा लगेगी। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा? वो शायद निशाना ले रहा है। वो ठीक याद आ गया, मैंने वो राइफ़ल के नीचे देखी थी। ठहरो, मैं अभी आया। फरीदी ये कहकर दौड़ता हुआ नीचे चला गया। वापसी पर इसके हाथ में वही छोटी सी हवाई राइफ़ल थी जो इसने प्रोफेसर के हाथ में देखी थी। इसने इसे खोल कर देखा। इसकी मैगजीन में कई कारतूस बाकी थे। हटो हटो, खिड़की से जल्दी हटो। इसने खिड़की से निशाना लिया। बीमार के कमरे से आती हुई रोशनी में सलीम का निशाना साफ नज़र आ रहा था। फरीदी ने राइफ़ल चला दी। सलीम उछलकर एक धमाके के साथ ज़मीन पर आ रहा। वो मारा! इसने राइफ़ल फेंक कर जीने की तरफ दौड़ते हुए कहा। हमीद भी इसके पीछे था। ये लोग इस वक्त पहुँचे जब बेगम साहबा, नजमा, डॉक्टर तौसीफ़ और कई मुलाजमीन वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। औरतों की चीख को पुकार डॉक्टर शौकत भी नीचे आ गया था। फरीदी ने इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कहो डॉक्टर, ऑपरेशन क्या रहा? शौकत ने चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। तुम? इसने मुंह फाड़े हुए हैरत से कहा। हाँ, मैं भूत नहीं। बताओ, ऑपरेशन क्या रहा? कामयाब, शौकत ने बौखला कर कहा। लेकिन महज तुम्हारे लिए मरा था मेरे दोस्त, और ये देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए गले में फांसी का फंदा डाला था। तुम्हारे सामने मुर्दा पड़ा है। अब सारे लोग फरीदी की तरफ मुतवज्जो हो गए। आप लोग बराए करम लाश के करीब से हट जाएं, फरीदी ने कहा, और हमें डॉक्टर शौकत की कार पर थाने चले जाओ। तुम कौन हो? बेगम साहबा गर्ज कर बोले। मोहतरमा, मैं सुराग रसानी का इंस्पेक्टर हूँ, फरीदी ने कहा। मैं सर्कस वाले नेपाली के कातिल और डॉक्टर शौकत की जान लेने की कोशिश करने वाले की लाश थाने में ले जाना चाहता हूँ। ना जाने तुम क्या बक रहे हो, नजमा ने आंसू पोंछते हुए तेज़ी से कहा। जो कुछ मैं बक रहा हूँ इसकी वज़ाहत क़ानून करेगा। इंकशाफ। 1 हफ्ते के बाद नजमा और डॉक्टर शौकत कोठी के पाएँ बाग में चहलकदमी कर रहे थे। उफ़, किस कदर शरीर हो तुम नजमा, शौकत ने कहा। आखिर बेचारे मालियों को तंग करने से क्या फ़ायदा? ये क्यारियाँ जो तुमने बिगाड़ दी हैं, माली इसका गुस्सा किसी के ऊपर उतारेंगे। मैंने इसलिए बिगाड़ी हैं ये क्यारियाँ कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ। क्या मतलब? डॉक्टर शौकत ने कहा। यही कि तुम इनका ऑपरेशन करके इन्हें फिर ठीक कर दोगे, नजमा ने शौकी से कहा। नहीं तो नहीं, लेकिन शादी हो जाने के बाद तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हें बंदरिया ज़रूर बना दूंगा। शादी? बहुत खूब। गालिबन तुम ये समझते हो कि मैं सचमुच तुमसे शादी कर लूँगी। तुम करो या ना करो, लेकिन मैं तो कर ही लूँगा। तो मुझे बंदरिया बनाने से क्या फ़ायदा? क्यों ना तुम्हारे लिए एक बंदरिया पकड़वा ली जाए। ऑपरेशन की ज़हमत से बच जाओगे। अच्छा ठहरो, बताता हूँ। हेलो भाई फरीदी, आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। फरीदी और हमीद कार से उतर रहे थे। नवाब साहब का क्या हाल है? फरीदी ने शौकत से हाथ मिलाते हुए कहा। अच्छे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं। आओ चलो अंदर चलें। नवाब साहब गाँव तकिए से टेक लगाए अंगूर खा रहे थे। फरीदी को देखकर बोले, आओ मियाँ फरीदी, मैं आज तुम्हारी ही याद कर रहा था। मैंने इस वक्त तुम्हें देखा जब मुझे बोलने की इजाज़त ना थी। आजकल तुम मेरे बेटे का हुक्म मुझ पर चला रहे हो। नवाब साहब ने शौकत की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आज आपको अच्छा देखकर मुझे इंतहाई मसरत है।
फरीदी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद नवाब साहब ने कहा, फरीदी मियाँ, तुम्हें इस बात का इल्म क्यों कर हुआ था कि शौकत मेरा बेटा है? मैं दास्तान का बकिया हिस्सा आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता था। फरीदी ने कहा, नहीं भाई, पहले तुम बताओ, नवाब साहब बोले। मेरी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाएगी। जब मैं पहली बार सलीम से रिपोर्टर के भेस में मिला था, इस वक्त मैंने आपकी वालदा माजिदा की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि इस कोठी का कोई फ़र्द डॉक्टर शौकत को क्यों कत्ल करना चाहता है। शौकत की शक्ल हूबहू नवाब साहब महरूम के मिलती है, लेकिन मुझे हैरत है कि जिस बात का डॉक्टर शौकत को इल्म नहीं था, इसका इल्म सलीम को क्यों कर हुआ। ग़ालिबन मैं बेहोशी के दौरान में कुछ बक गया हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि सलीम ज़्यादातर मेरे करीब ही रहता था। फरीदी मियाँ, ये एक बहुत ही पुरदर्द दास्तान है। मैं तुम्हें ज़रूर सुना देता हूँ। शौकत की माँ हमारे ख़ानदान की ना थी, लेकिन वो किसी निचले तबके से भी ताल्लुक़ ना रखती थी। इनमें सिर्फ इतनी ख़राबी थी कि मैं इनके वालिदैन हमारी तरह दौलतमंद ना थे। बहरहाल दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन वालिद साहब महरूम के डर से खुल्ला शादी ना कर सकते थे, लिहाजा हमने छुप कर शादी कर ली। 1 साल के बाद शौकत पैदा हुआ, लेकिन इसकी पैदाइश के 6 माह बाद ही वो एक मलक मर्ज़ में मुब्तला हो गई। इसी हालत में वो 2 साल तक ज़िंदा रही। इसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को जागीरदाराना माहौल से अलग रखकर आला तालीम दिलाएं। वो एक रहमदिल खातून थी। वो चाहती थी कि इनका बेटा डॉक्टरी की तालीम हासिल करे, खिदमत खल्क़ करे। ये इनका ख्याल था और बिल्कुल दुरुस्त था। जागीरदाराना माहौल में पले हुए बच्चे के दिल में गरीबों का दर्द ख़त्म नहीं हो सकता। जब वो दम तोड़ रही थी तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इस वक्त तक मैं शौकत पर यह बात ज़ाहिर ना करूँगा जब तक कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक अच्छे किरदार का मालिक ना बन जाए। फिर उन्होंने शौकत को सबिता देवी के सुपुर्द कर दिया। मैं खुफिया तौर पर सबिता देवी की मदद करता था। खुदा जन्नत नसीब करे, इसे बड़ी खूबियों की मालिक थी। आखिरकार इसने शौकत के लिए जान दे दी। शौकत की माँ के इंतकाल के बाद मेरा दिल टूट गया और मैंने दूसरी शादी नहीं की, और दुनिया यही समझ रही थी कि मैं सारी ज़िंदगी कंवारा ही रहा। नवाब साहब ने फिर शौकत और नजमा की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखकर कहा, अब मेरी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ गई है। ऐ खुदा। इनकी आवाज़ गुलूगुर हो गई थी और इनकी आंखों में आंसू झलक पड़े थे। फरीदी मियाँ, नवाब साहब बोले, इस सिलसिले में तुम्हें जो परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, इनका हाल मुझे मालूम है। बखुदा मैं तुम्हें शौकत से कम नहीं समझता। तुम भी मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने कि शौकत और नजमा। बुजुर्गाना शफ़क़त है आपकी। फरीदी ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, हाँ भाई, वो बेचारे प्रोफेसर का क्या हुआ? क्या वो किसी तरह रहा नहीं हो सकता? नवाब साहब बोले, तावक्ता कोकीन फरोश का गिरोह गिरफ्तार ना हो जाए, ज़मानत भी नहीं हो सकती। फरीदी ने कहा, लेकिन मैं इसे बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा। अच्छा भाई, अब तुम लोग जाकर चाय पियो। अरे हाँ, एक बात तो भूल ही गया, अगले महीने शौकत और नजमा की शादी हो रही है। नवाब साहब ने नजमा और शौकत को देखते हुए कहा, अभी से कह देता हूँ फरीदी मियाँ कि तुम्हें और हमीद साहब को शादी से 1 हफ़्ता कबल यहीं छुट्टी लेकर यहाँ आ जाना पड़ेगा। ज़रूर। फरीदी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मुबारक हो। नजमा और शौकत ने शर्मा कर सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद चारों ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। भाई फरीदी, तुम कब शादी कर रहे हो? डॉक्टर शौकत ने चाय का घूंट लेकर प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा। किसकी शादी? फरीदी ने मुस्कुराकर पूछा। अपनी भाई, वो मेरी शादी। फरीदी ने हंसकर कहा। सुनो मियाँ शौकत, अगर मेरी शादी फरीदी ने हंस कर कहा।
सुनो मियाँ शौकत, अगर मेरी शादी होती तो तुम्हारी शादी की नौबत ना आती। वो कैसे? सीधी सी बात है, अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं बच्चों को दूध पिलाता या सुरागसानी करता। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई शादीशुदा शख्स कामयाब जासूस हो ही नहीं सकता। तब तो मुझे अभी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं शादी किए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हामिद ने इतनी मासूमियत से कहा कि सब हंसने लगे। तो फिर क्या तुम सारी ज़िंदगी कंवारे ही रहोगे? शौकत ने कहा। अरे तो यही है, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। भाई तुम बुरी तरह सिगार पीते हो, तुम्हारा फेफड़ा बिल्कुल स्याह हो गया होगा, डॉक्टर शौकत ने कहा। अगर सिगार भी ना पीऊँ तो फिर ज़िंदगी में रह ही क्या जाएगा? तो फिर ये कहिए कि सिगार ही शरीक ही ज़िंदगी है, नजमा हंसकर बोली। हामिद खैका मार कर हंसने लगा। बकिया लोग सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। हालांकि ये कोई ऐसा पुरमज़ाक जुमला नहीं था, लेकिन फरीदी हमीदी की आदत से वाकिफ़ था। वो औरतों के बोहड़ जुमलों में खूब महफूज हुआ करता था। हाँ भाई फरीदी, ये बताओ कि तुम मरे किस तरह थे? मुझे ये आज तक मालूम ना हो सका, डॉक्टर शौकत ने पूछा। ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर बताऊंगा। मुझे शुरू ही से सलीम पर शुबा था, लेकिन मैंने शुरू ही में एक बुनियादी गलती की थी, जिसकी बुना पर मुझे मरना पड़ा। हालांकि मैं पहले से जानता था कि नेपाली का कातिल हम लोगों का पीछा कर रहा है और वो हम लोगों को अच्छी तरह पहचानता है। इस सिलसिले में मुझसे एक जो गलती हुई वो ये थी कि मैं सलीम से रिपोर्टर के भेस में मिला था। मुझे पहचान गया और इसने वापसी पर मुझ पर हवाई राइफल से फायर की। नाकाम रहा। इसने राइफल पर प्रोफेसर के हाथ में थमा दी और ख़ुद गायब हो गया। प्रोफेसर के मुतालिक तुम तो जानते ही हो कि वो एक खपती सा वाक़ई हुआ है। सलीम इसे अपना आलाकार बनाए हुए था। कई साल की बात है जब प्रोफेसर यहाँ नहीं आया था। अच्छा खासा था। वो इन दोनों एक तजुर्बा कर रहा था। इसने एक चांद का सफ़र करने के लिए गुब्बारा बनाया था। तजुर्बे के लिए इसने पहली बार अपने असिस्टेंट नईम को इस गुब्बारे में बिठाकर उड़ाया। शायद नईम गुब्बारे को उतारने की तदबीर भूल गया था, या ये कि इसके मशीन की ख़राबी हो गई थी। गुब्बारा फिर प्रोफेसर की दानिश में ज़मीन की जानिब ना लौटा। हालांकि इसका ख्याल गलत था। नईम गुब्बारे समेत मद्रास के एक गाँव में जा गिरा। हालांकि इसे काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन गाँव वालों की तीमारदारी और देखभाल की बना पर बच गया। इसी दौरान इसे एक बाजारी लड़की से इश्क हो गया और वो वहीं रह गया। प्रोफेसर इन सब बातों से नावाकिफ़ था। वो ख़ुद को मुजरिम समझ रहा था। इस परेशानी में वो करीब पागल हो गया। इसके बाद इसने शहर की सुकूनत तर्क कर दी और रूपनगर आ गया। नईम ने इसे ख़त लिखे जो इसकी पुरानी ख़यामगाह से फिरते फिरते यहाँ रूपनगर पहुँचे। वो खतूत किसी तरह सलीम के हाथ लग गए और इस तरह इसे इन वाक़यात का इल्म हो गया। अब इसने प्रोफेसर पर अपनी वाक़फियत की धुन जमा कर ब्लैकमेल करना शुरू किया। मुझे इस सब बात का इल्म इस वक्त हुआ जब वो एक रात चोरों की तरह कोठी में दाखिल हुआ और सलीम के कमरे की तलाशी ली। नईम के लिखे खतूत अचानक मिल गए। इस तरह इस मामला की तह तक पहुंच गया और इसी वक्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझ पर गोली सलीम ने ही चलाई थी, क्योंकि प्रोफेसर तो इस राइफल के इस्तेमाल से नावाकिफ़ था। मैं कहां से कहां पहुंच गया। वहां तो बात मेरे मरने की थी। जब मैं सलीम और डॉक्टर तौसीफ से मिलकर वापस जा रहा था, सलीम ने रास्ते में धोखा देकर मुझे रोका और झाड़ियों की आड़ से मुझ पर गोलियां चलाने लगा। मैंने भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तय कर लिया कि मुझे किसी न किसी तरह ये साबित करना चाहिए कि अब मेरा वजूद इस दुनिया में नहीं, वरना होशियार मुजरिम हाथ आने से रहा। लिहाजा मैंने एक चीख मारी और भागकर अपनी कार में आया और शहर की तरफ चल पड़ा। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ कंपाउंड में मोटर से उतरते हुए गश खाकर गिर पड़ा। लोग ने मुझे अंदर पहुंचा दिया। मैं डॉक्टर को अपनी सारी स्कीम से आगाह कर दिया और अपने चीफ को बुलवा भेजा। इसे मैंने भी बताया। फिर वहाँ से मेरे जनाजे का इंतज़ाम शुरू हुआ। किस्मत मेरे साथ थी। इस इंतज़ाम से हॉस्पिटल में एक और मरीज़
मर गया था। मेरे महकमे के लोग इसे शीशे में डालकर अच्छी तरह ढाँक कर मेरे घर ले आए। पड़ोसी और दूसरे जानने वाले इसे मेरी ही लाश समझी। मेरी मौत की खबर इसी दिन शाम के अखबारात में शाया हो गई थी। फिर मैंने इस रात हामिद को एक नेपाली के भेष में डॉक्टर तौसीफ़ के पास भेज दिया और इसे ताकीद कर दी कि मेरे रूपनगर में आमद के बारे में किसी से कुछ ना कहा, लिहाजा ये बात छुपी ही रही। इस दिन मैं राज रूपनगर गया था। इसी तरह सलीम धोखा खा गया। उसे इत्मीनान हो गया था कि शुबा करने वाला अब इस दुनिया से चल बसा और अब वो नहायत आसानी के साथ अपना काम अंजाम दे सकता। मैं चाहता था कि तुम्हें किसी तरह राज रूपनगर ले जाऊं, लिहाजा मैंने डॉक्टर तौसीफ़ से दोबारा खिलवा भेजा कि ज़रा जल्द से जल्द तुम्हें राज रूपनगर ले जाए। जब तुम वहाँ पहुँचे तो मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। तुम्हारी कार मैंने ही ख़राब की थी। मुझे ये पहले मालूम था कि इस वक्त कोठी में कोई कार मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने यकीन कर लिया था कि तुम इस सूरत में पैदल ही जाओगे। मुझे यकीन था कि सलीम तुम्हें नवाब साहब के ऑपरेशन से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करेगा, लिहाजा मैंने इसे मौका वारदात पर गिरफ़्तार करने के तुम्हें ले जाना चाहता था, लेकिन इस कमबख्त ने वो हरबा इस्तेमाल किया जिसका मुझे गुमान तक ना था। वाकई किस्मत के अच्छे थे कि वो सुई प्रोफेसर के हाथ से गिर गई, वरना तुम ख़त्म हो ही जाते, मुझे भी पता ना चलता। इसके बाद तुम कब्ज़े में चले गए और मैं एक माली की खाली झोंपड़ी में बैठा प्लान बना रहा था। ये तो मुझे तुम्हारी ज़बानी मालूम हो गया था कि तुम शाम को भी पैदल ही आओगे। इस दौरान मुझे प्रोफेसर के बारे में कुछ और बातें भी मालूम हुई। मसलन एक तो यही कि वो कोकीन खाने का आदी है और गैर कानूनी तरीके पर इसे हासिल करता है। लो भाई देखो, बातों ही बातों में मैं बहकता चला जा रहा हूँ, बाकी हालात बताने से क्या फ़ायदा, वो तो तुम जानते ही होंगे। बहरहाल ये थी मेरी मरने की दास्तान, खुदा तुम्हें मग़फ़िरत करे। डॉक्टर शौकत ने हंसते हुए कहा। तो फरीदी भाई, अब तो आपकी तरक्की हो जाएगी, दावत में हमें ना भूलिएगा। नजमा ने मुस्कुरा कर, मैं तरक्की कब चाहता हूँ? अगर तरक्की हो गई तब मुझे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सूरत में मुझे ऑफिस में बैठकर मक्खियाँ मारनी पड़ेगी। फिर दिन भर मक्खियाँ मारने के बाद घर पर तो मुझे मक्खियाँ ना मारी जाएंगी और इसका नतीजा होगा कि घर पर मक्खियाँ मारने के लिए मुझे एक अदद बीवी का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, जो मेरे बस का रोग नहीं। नजमा, शायद तुम ये नहीं जानती कि हमारे फरीदी साहब सुराग रसानी के शौक़ का पूरा करने के लिए इस मौके में आए हैं, डॉक्टर शौकत ने कहा, वरना ये ख़ुद काफ़ी मालदार आदमी हैं और इतने कंजूस हैं कि खुदा की पनाह। अच्छा, ये मैं आज ही ये कंजूस हूँ, एक आज नई खबर सुना है। कैसे हो? शादी ना करना कंजूसी ने और क्या है? नजमा ने कहा। अच्छा भाई हमीद, अब चलना चाहिए, वरना कहीं ये लोग सचमुच मेरी शादी ना करा दें। फरीदी ने उठते हुए कहा। अभी बैठिए ना, अभी ऐसी जल्दी क्या है? नजमा बोली। नहीं बहन, अब मैं चलूँगा, कई ज़रूरी काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। नजमा और शौकत दोनों कार तक पहुँचने आए। दोनों के चले जाने के बाद शौकत बोला, ऐसा हैरत अंगेज़ आदमी मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। पता नहीं पत्थर का बना है या लोहे का। मैंने आज तक इसे ये कहते नहीं सुना कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ, इसके खिलाफ सर्जन हामिद बिल्कुल मुर्गी का बच्चा मालूम होता है। नजमा हंसकर बोली। क्यों? ना जाने क्यों मुझे इसकी नाक देखकर मुर्गी के बच्चे याद आ जाते हैं। बहरहाल आदमी खुश मिजाज है। अच्छा आओ अब अंदर चलें, सर्दी तेज़ होती जा रही है। ख़त्म शुद्ध लीजिए, यहाँ पर दिलेर मुजरिम का पूरा इस कहानी मुकम्मल हो चुकी है। ये इब्ने सफ़ी साहब का बहुत दिलचस्प और बेहतरीन नावल है। ये बुक नंबर 1 पहला जासूसी नावल है। इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। इब्ने सफ़ी साहब बहुत ही इसरार अहमद साहब जो है, इब्ने सफ़ी साहब उनका नाम है, इसरार अहमद साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन्हें जन्नत मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमें और तमाम आप लोगों को। उनके बेहतरीन नावल है। फिर इमरान सीरीज़ वग़ैरह है, बहुत मज़ेदार नावल हैं इंटरटेनमेंट के लिए। बस एक आधा घंटा का एक नावल एक रख रहा हूँ, बस आप लोग आधे घंटा इंतज़ार कीजिए, आधा घंटा एंजॉय कीजिए और अपने को सेहतमंद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।